हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में। आज का हमारा 5वां अध्याय है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। आज हम पृथ्वी के जो प्रमुख परिमंडल हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे विस्तार से। तो जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। मुख्य रूप से 3 परिमंडल हैं। 3 परिमंडल है मुख्य रूप से। जलमंडल है, वायुमंडल है और स्थल मंडल है, या भूमंडल बोल सकते हैं आप। तीनों मंडलों के मिलने से एक चौथा परिमंडल बनता है, उसको बोलते हैं जैवमंडल। ठीक है, तो 4 परिमंडल हो गई। वैसे मुख्य रूप से 3 परिमंडल हैं, उसके बारे में अध्ययन हम पाठ के अनुसार करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर क्या है, जीवन है। बाकी 7-8 ग्रह और भी हैं, उस पर जीवन नहीं है, और इस कारण इसको जीवित ग्रह कहा जाता है, या मानव यहाँ जीवित रहता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व है, भूमि है, जल है, हवा यहाँ मौजूद है, यानी हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसे कहते हैं हम भूमंडल। ठीक है, गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसको कहते हैं वायुमंडल, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी अन्य गैसें भी पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। कितने भाग पर पाया जाता है? 71%। और 29% पर क्या है? भू यानी धरती है, स्थल भाग कह सकते हैं। ठीक है, और बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, उसको बोलते हैं जलमंडल। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, जैसे बर्फ है, जल वाष्प के रूप में भी है, यानी तीनों अवस्थाओं में जल हमारे यहाँ है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं और सभी प्रकार के जीवन यहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भूमंडल के बारे में, यानी स्थल मंडल के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। अगर परिभाषा की बात करें तो पृथ्वी का जो ठोस भाग है जिस पर हम रहते हैं उसको कहते हैं भूमंडल, और यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहते हैं, और छोटे जो भाग हैं उसको कहते हैं महासागरीय बेसिन। ठीक है, विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व के मानचित्र को देखिए, क्योंकि सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं या नहीं, या आप स्थलीय भाग देख सकते हैं मानचित्र के अनुसार। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। तल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है, यानी जो भी ऊंचाई अगर हम मापते हैं तो वो समुद्र तल के हिसाब से मापते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जो हिमालय पर्वत है या माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर दे रखी है हमारी NCERT की बुक में। तो ये समुद्र तल के हिसाब से, यानी समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये विश्व का मानचित्र है, आप पुस्तक में देख सकते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, जो समुद्र तल से कितना है? 8,848 मीटर ऊंचा है। और विश्व का जो सबसे गहरा भाग है वो है प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। और क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्री गहराई पृथ्वी के सबसे बड़े भूभाग जो माउंट एवरेस्ट है उससे भी अधिक हो सकती है? क्या आपने ऐसा अनुभव किया है? क्या आप जानते हैं? इधर देखिए, ये छोटी मोटी बातें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोरंगे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की चुकोतोबे विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला है जिसने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। महाद्वीप की बात करते हैं। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं?
7 महाद्वीप हैं और सातों महाद्वीप के नाम यहाँ आप देख सकते हैं। पहला एशिया महाद्वीप है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप हैं और इनके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उनको देख सकते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया जो महाद्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है और यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, यानी जो हमारे राजस्थान से होकर के गुजरती है, भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। एशिया और भारत के 8 राज्यों से यह कर्क रेखा गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत जो यूरोप और एशिया को अलग अलग करता है, यानी उसके मध्य में है। यूरोप और एशिया के मध्य है। अगर सम्मिलित रूप से यूरोप और एशिया को देखें तो उसको बोलते हैं यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया बराबर यूरेशिया। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है, यानी आर्कटिक वृत्त जो है ना, जो 0 डिग्री देशांतर, वो उससे गुजरते हैं। और विश्व के मानचित्र को देखिए, इसकी स्थिति का पता भी आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका जो महाद्वीप है वो विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप की अगर बात करें तो ये एशिया के बाद में दूसरे नंबर पर आता है और विषुववृत्त 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से गुजरता है। और एशिया को भी 2 भागों में डिवाइड, अफ्रीका को भी 2 भागों में डिवाइड करता है। वो जो उत्तरी भाग है, जो 0 डिग्री जो अक्षांश के उत्तरी भाग वाला जो भाग है उसको बोलते हैं उत्तरी अफ्रीका, और जो दक्षिण वाला भाग है उसको बोलते हैं दक्षिणी अफ्रीका। 2 भागों में डिवाइड है ये। सहारा जो रेगिस्तान है, जो एशिया का सबसे बड़ा है और विश्व का भी सबसे गर्म रेगिस्तान माना जाता है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विश्व के मानचित्र को देखिए और आप सहारा और ये समुद्री जो भी है इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। विश्व की जो सबसे लंबी नदी नील नदी है वो भी अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। और अफ्रीका मानचित्र देखिए और पता करिए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुववृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरते हैं, यह आप देख सकते हैं। उत्तर अमेरिका जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यह दक्षिण गोलार्ध में एक सक्रिय मार्ग से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा जल संधि के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन तीनों के नाम बता सकते हैं? ये देखिए आप, जल संधि पानी का संकरा भाग होता है, जो यानी जल संधि किसे कहते हैं? पानी का जो संकरा भाग होता है 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसको बोलते हैं जल संधि। भारत से और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है उसका नाम बताना है आपको, ठीक है? अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, पाक जल डमरूवती। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी अमेरिका की बात करें। दक्षिणी अमेरिका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर हैं, आप मानचित्र देख के पता कर सकते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ है। और अमेजन बेसिन भी यहाँ है, अमेजन नदी भी है। यह है दक्षिणी अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और यह चारों तरफ से महासागर और समुद्र से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है और इसके जो ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है और दक्षिण गोलार्ध के चारों तरफ है ये, ठीक है? इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है और यहाँ किसी प्रकार का मानव का स्थायी निवास नहीं है। यहाँ पर शोध केंद्र हैं, भारत के भी 2 शोध केंद्र हैं, एक तो है मैत्री और एक भारतीय है, आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम जल मंडल के बारे में, यानी जो आपको मैंने पहले ही बताया कि जल है वो पृथ्वी पर 71% जल है, तो उसका जो 97.5 है ना, यानी 97.5% जो जल है वो खारा है। बाकी 2.5% जल है वो मीठा जल यानी एलवन जल भी बोल सकते हैं, जो इसमें महासागर और नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल और वायुमंडल की जल वाष्प में सम्मिलित है। ये 2.5% जल है वो इसमें सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल को 97% से अधिक भाग जो है वो महासागरों में पाया जाता है एवं इतना अधिक खारा है कि हम उसे पी नहीं सकते और ना ही हमारे लिए उपयोगी है। मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग
बर्फ की परतों हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग एलवण जल के रूप में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे महासागरों के बारे में। आपको मोटे तौर पे बता देता हूँ, 5 महासागर हैं और ये पांचों महासागरों के नाम यहाँ दिए हुए हैं। प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, दक्षिणी महासागर है और आर्कटिक महासागर। ये 5 महासागर है। सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है और एक ऐसा महासागर है जिसका नाम हमारे देश के ऊपर नाम पर है, हिंद महासागर। प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़ा महासागर है, पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा जो भाग है मैरियाना गर्त, वो भी प्रशांत महासागर में, आपको पहले ही बताया जा चुका है, मैरियाना गर्त जिसका नाम से 11,022 मीटर गहरा है। और अटलांटिक महासागर जिसका आकार एस के समान है, अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें एस के समान है, एस आकृति का ये अटलांटिक महासागर। आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर जो आपको बता दिया भारत के नाम पर है, त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ है और अंटार्कटिका महाद्वीप के जो उत्तर में 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ये फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुववृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले भाग एक सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं वायुमंडल के बारे में। हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो गैस की परतें हैं उसको बोलते हैं वायुमंडल। क्या बोलते हैं? वायुमंडल। और वायु की यह पतली परत ग्रह का महत्वपूर्ण एक अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं, हमें ऑक्सीजन देती है। और हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है। बाकी जो कुछ बचा है वो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एथेन जो भी गैस है। और वायुमंडल की जो परतें हैं वो 5 प्रकार हैं, 1600 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। तो ये देखिए 5 प्रकार। क्षोभ मंडल है पहले, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, बरही मंडल है। ये वायुमंडल की 5 परतें हैं। वायुमंडल में मुख्यतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो गैस है उनसे बना हुआ है। साफ एवं शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, 1% में कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि जो गैस है वो है। ऑक्सीजन आपको पता है कि हमारी सांस लेने में मदद करती है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यदि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये हमारे द्वारा जो पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई जो उत्सर्जन क्रिया है, ऊष्मा है, उसको अवशोषित करती है, जिससे हमारा जो पृथ्वी है वो धरातल जल्दी ठंडी नहीं होती, गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल में भिन्नता आती है, यानी हमारा जो तापमान है ऊंचाई के अनुसार घटता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे हम 165 मीटर की ऊंचाई पर अगर चले जाएं तो हमारा 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। इसी प्रकार जैसे माउंट एवरेस्ट है उस पर बर्फ जमे रहते हैं, यही कारण है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर की ओर जब हम जाते हैं तो हमारा तापमान घटता जाता है। वायुमंडल पर पृथ्वी यानी वायुमंडल पर पृथ्वी पर क्या डालती है? दबाव डालती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में बहुत कम तापमान। जीवमंडल की अगर बात करें, जीवमंडल स्थल, जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। जीवों की बहुत सी प्रजातियां जो कि सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया से लेकर के स्तनधारियों तक आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर या तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के सभी प्राणियों के 2 भागों में, एक तो जंतु जगत, एक है पादप जगत में विभक्त किया गया है। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इसे ढलुआ भाग जो मिट्टी होती है उसका कटाव तेजी से होने लग जाता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, भूकंप आ जाता है, इससे सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार का जो भाग है वो पानी में डूब गया था। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव इस्तेमाल के लायक नहीं रहता है। उद्योगों, तापियों और विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित जो पदार्थ होता है वो वायु में मिलने के कारण वायु प्रदूषित हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में यदि वृद्धि हो जाए तो ये ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसके कारण जो हमारा जो तापमान है उसमें वृद्धि हो जाती है और बहुत
ज़्यादा बीमारियां भी हो सकती है। ठीक है, आपको ये पाठ पसंद आया होगा अध्याय। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।